गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रतीक ट्यूटोरियल्स मैथ्स एंड साइंस। आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर में अपने पुराने टॉपिक जो कि हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक था उससे आगे बढ़ रहे हैं और आज की हमारी जो मुख्य टॉपिक है वो है रेशनल नंबर और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसकी रियल नंबर के चैप्टर में रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आज हम उन क्वेश्चनों पर थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं और आप देखें, हालांकि रेशनल नंबर से रिलेटेड हमारी एक जो है वीडियो पहले भी आई हुई है जिसमें रेशनल और इरेशनल की डिस्कस मैंने किया है। अगर उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार ज़रूर देख लें। और आज क्लास 10th के लिए जो एक महत्वपूर्ण है चैप्टर रेशनल नंबर, उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आते हैं एग्जामिनेशन में, उस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारा जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर कहते किसे हैं, इस पर हमने डिस्कस पहले भी किया है कि ऐसा नंबर जो कि टू इंटीजर्स का रेशियो हो और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में आ सकता है, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। तो ये क्या हो सकता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर क्या कंडीशन है मेरे सामने कि वेयर P एंड Q, ये जो दोनों हैं हमारे P एंड Q, बोथ आर क्या होने चाहिए हमारे, बोथ आर इंटीजर्स। ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। एंड साथ ही साथ क्या है कि Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। और एक बात और, ये P और Q जो है हमेशा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये है रेशनल नंबर की बात है। और रेशनल नंबर के जो टाइप्स भी हमने डिस्कस किया है उसमें हमारे आए थे, क्या क्या सब आए थे, उसमें आए थे हमारे नन इंटीजर रेशनल नंबर और एक आए थे इंटीजर। और इंटीजर के फिर कुछ टाइप को हमने बताया था, जहाँ की होल नंबर था, नेचुरल नंबर थे और बहुत प्रकार के ऐसे नंबर जो हमने पिछले वीडियोज में शामिल किया है। और आज जो क्लास 10 से रिलेटेड इससे जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हैं, जहां हमें ये पता लगाना है कि कौन सा नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है। अगर वह फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वह टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इससे रिलेटेड कुछ बातों को हम करने जा रहे हैं। तो एट फर्स्ट हम अगर बात करें तो देखें कि इफ P बाई क्यू इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर है ये मेरे, तब इफ, यहां पर पहला मैं रूल लेने जा रहा हूं कि अगर ये P बाई क्यू मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इफ Q की जो वैल्यू होगी वो 2 द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इस फॉर्म का अगर हो जाए, जहां दो, ये 2 and 5 क्या है हमारे, ये 2 and 5 है हमारे, जहाँ 2 and 5 जो है हमारे ये है प्राइम नंबर, क्या है हमारे प्राइम नंबर। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है, 2 की टाइम्स m टाइम्स है, 5 m टाइम्स है। तो यहाँ पर m और n क्या है, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ पर m और n जो है नॉन इंटीजर हैं, हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर ऐसा केस आता है देन इट इज ए केस ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यह टर्मिनेटिंग डेसिमल का केस होगा। अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लाएंगे P बाई क्यू को, तो यह क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल का केस होगा। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो कि इफ Q इज नॉट इक्वल टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, अगर Q का जो प्राइम फैक्टर होगा उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए, यानी वो इस फॉर्म का ना हो, तो क्या होगा, देन कंडीशन वही है कि वेयर m and n are
नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है हमारे सामने। ये एम एन एन क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। अगर ऐसा केस है हमारा और वो इसके इक्वल नहीं आ रहा है, देन इट इज ए केस ऑफ, इट इज ए केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल का केस होगा यह। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, जहाँ की मुझे यह पता लगाना हो, कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया गया हो, तो मुझे क्या करना है, जैसे सपोज दैट अगर मैं कहूँ कि 5/18 है, एक प्रकार का नंबर मुझे दिया गया है, और इस बात को पता लगाना है कि यह जो हमारा है, क्या यह टर्मिनेटिंग डेसिमल के केस में आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग का केस होगा। तो यह रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, इसका पता लगाने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर q है ना, इसका मुझे प्राइम फैक्टर करना है। जैसे अगर 18 का प्राइम फैक्टर करें तो क्या होगा, एट फर्स्ट ये भी देखना होगा मुझे, ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो एट फर्स्ट इसे कैंसिल करके मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अब मैं इसके डिनोमिनेटर का क्या करने जा रहा हूँ, प्राइम फैक्टर करने जा रहा हूँ। 2 9 18 एंड 3 3 9, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इसका जो प्राइम फैक्टर है 18 का, वो है 2 × 3 × 3, दैट मीन्स 2 × 3 स्क्वायर। तो ये जो है 2 पर पावर, यानी कि ये जो फॉर्म आ रहा है ये 2 पर पावर m × 3 पावर n, जहाँ n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो इस फॉर्म का ये आ रहा है। यानी कि इस फॉर्म में ये नहीं आ रहा है, इसके पास 5 नहीं है। अगर ये इस फॉर्म का ये नहीं है, दैट मीन्स हमारा जो q है, जहाँ डिनोमिनेटर q है जो है, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 द पावर m × 5 to the power n के फॉर्म का नहीं है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं यहाँ पर यह नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल का केस है। अदरवाइज अगर हमारे सामने कुछ दूसरा एग्जाम्पल है, सपोज दैट मैं अगर बात करूँ यहाँ पर 21/30 की बात करूँ, ये 21/30 का पता लगाना है मुझे कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो एट फर्स्ट ये देखना होगा क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो मैं देख रहा हूँ ये दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल हैं, दैट मीन्स यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो एट फर्स्ट इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है, 3 से 7 टाइम्स एंड 3 से 10 टाइम्स, ये रिजल्ट होगा 7/10। अब मुझे पता लगाना है कि यह जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो 10 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो क्या रिजल्ट आएगा मुझे, 2 5 10 एंड 5 1 जा, दैट मीन्स हम 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। यहाँ पर देख सकते हो कि 2 पर पावर 1 है, अगर कुछ नहीं 5 पर पावर 1 है, यानी ये 2 पर पावर m × 5 to the power n के केस का आ रहा है, वह इस केस पर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स यह जो हमारा है वो इस फॉर्म को शो कर रहा है। हमारा q जो है उसकी जो वैल्यू है प्राइम फैक्टराइजेशन वो 2 पर पावर m × 5 पावर n के फॉर्म में है। दैट मीन्स इट इज ए केस ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस प्रकार से हम केवल अपने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करके यह पता लगा सकते हैं कि हमारा जो रेशनल नंबर है वह टर्मिनेटिंग डेसिमल में है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में है। अब आगे इससे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, आप लोग देखें इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए। या ऑब्जेक्टिव बेसिस पर भी आ सकता है क्वेश्चन और सब्जेक्टिव के लिए भी आता है और एग्जामिनेशन में पहले भी पूछा जा चुका है। यहाँ हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ ए नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन यार 2 स्क्वायर 5 क्यूब 3 स्क्वायर × 17, दैट इज 17। ये 17 है और ये पता लगाना है मुझे कि इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके आखिरी में कितने जीरो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो यहाँ मुझे कैसे सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन का। एट फर्स्ट अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेसिस पर है तो मुझे डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं हम लोग। कैसे दे सकते हैं, तो हम जानते हैं कि जितने भी जीरो वाले नंबर होते हैं ना उनमें 2 और 5 दोनों होता है। पहले भी हमने डिस्कस किया है, जहाँ पर कि 6 to the power n पर मैंने डिस्कस किया है। कोई भी अगर हमें जीरो वाला नंबर हो, जैसे 10 लूँगा तो 10 का क्या होता है प्राइम फैक्टर 2 × 5, दैट मीन्स 2 × 5 आता है। कुछ भी लेंगे, अगर 100 लेंगे तो क्या होगा, तो 2 से 50 होगा, 2 से जो है वो 25 होगा और 5 से 5 होगा, यानी कि 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो भी हमारे जीरो वाले नंबर हैं, जितने भी जीरो आ रहे हैं ना,
अगर 1 0 है तो 2 और 5 का 1 पेयर है। अगर 2 zeros हैं तो 2 का भी जो है 2 पेयर है और 5 का भी 2 पेयर है। तो जब भी हमको जितने जीरोज होंगे 2 और 5 के उतने ही पेयर होंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखूं तो 2 की जो अमाउंट है केवल 2 टाइम्स है और 5 जो है वो 3 टाइम्स है। तो पेयर की मैं अगर बात करूं जो इक्वल पेयर आ रहे हैं तो 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2। दैट मीन्स सबसे लेस पावर जो है 2 और 5 में से 2 पर जो पावर है 2 पावर 2 है और 5 पावर 3 है। इन दोनों में जो सबसे लेस पावर है वो है 2 पावर 2। यानी अगर इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इतने ही जीरो जाएंगे जो इसकी पावर शो करे, दैट मीन्स 2। तो 2 और 5 में जिसकी भी पावर सबसे कम है तो उतने ही टाइम्स में वो जीरो आएंगे। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हम आराम से इसके आंसर को लिख सकते हैं कि यह जो नंबर होगा इसके एंड में 2 जीरो जाएंगे, क्योंकि इनके पेयर में 2 का जो पेयर है वो एक ही पेयर है। तो अगर 2 और 5 में से जिसकी पेयर सबसे कम है उतने ही जीरोज होंगे। तो इसमें कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज। बट अगर यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में है तो हम उसे दिखा भी सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं हम। जैसे कि ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, इसको 2 पर पावर 2 है और ये 5 पर पावर जो 3 है ना, इसको मैं 5 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 1, तो 1 लिखना नहीं है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको। और यहाँ पे फिर अगेन है 3 का स्क्वायर इंटू जो 17 है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो 2 है और ये 5 है, यहाँ पावर सेम है, तो सेम पावर है इसलिए मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ और पावर 2 डाल सकता हूँ। बाकी 5 इंटू 3 का स्क्वायर है इंटू 17 है। तो रिजल्ट देखो ये क्या हो रहा है, 10 का स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है? 10 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। तो सीधी सी बात है ये 100 होगा। तो 100 इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, दैट मीन्स ये नंबर जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, इसको जब भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके आखिरी में 2 जीरोज हो जाएंगे। तो दैट मीन्स यह नंबर 2 जीरोज पे जाकर एंड होगा। यह कैसे पता चला? तो 2 का केवल अमाउंट 2 ही था, इसलिए कर 5 2 ही लेना पड़ा। तो 2 का और 5 में से इन दोनों में जिसका भी पेयर सबसे कम है, जिसकी भी पावर सबसे कम है, दैट मीन्स अगर यहाँ पर सपोज दैट 2 पावर 3 होता तो दोनों इक्वल होते, तो हम कहते कि ये 3 जीरोज पर एंड करेंगे। अगर यहाँ पर सपोज दैट 5 पर पावर जो है 5 होता और 2 पर पावर 3 होता तो दोनों में सबसे कम पावर 2 पर पावर 3 आते, तो ये 3 जीरोज पे एंड होता। अगर यहाँ पर 2 पर पावर 5 हो, 5 पर पावर 3 होता तो यहाँ पर 5 की पावर सबसे कम होती 3, तब भी यह 3 जीरोज पर एंड करता। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत ही आसानी से हम पता लगा सकते हैं क्वेश्चन को देखकर यह कितने जीरोज पर एंड करेगा। अब हमारे सामने जो सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल the decimal form of the given number 27/2 cube into 5 power 4 into 3 square will terminate। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे इसके पास, तो इनका पता हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ भी वही मुझे करना है कि 2 और 5 की अपनी काउंटिंग देखना है। जब लास्ट में जीरोज वाली बात थी तो हमने सबसे लोअर पावर को यहाँ पर देखा कि जो सबसे लोअर पावर है 2 और 5 में उतने जीरोज पर एंड करेगा। लेकिन इस केस में मुझे हायर पावर को देखना है कि 2 और 5 में हायर पावर किसका है, उतने ही टर्म पर जाकर यह टर्मिनेट होगा। लेकिन उसके लिए एक बात और भी देखने वाली बात है कि 2 और 5 के अलावा जो यह नंबर तीसरा है, ये जो तीसरा प्राइम नंबर है, क्या यह पूरी तरह से कैंसिल्ड हो सकता है या नहीं। अगर यह पूरी तरह से कैंसिल्ड हो सकता है तो इन दोनों में जिसकी पावर हाईएस्ट होगी मुझे उसे ही चूज करना है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यह जो है डिविजिबल है। 27 का मतलब क्या होता है? 3 का क्यूब, और ये है 2 का क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3 पर पावर क्या बचेंगे? 3 में से 2 माइनस हो जाएगा और रिजल्ट फाइनली होगा 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू, और यहाँ कुछ नहीं बच रहा क्योंकि 3 का स्क्वायर ऊपर गया है, पावर यहाँ पर माइनस हो गया और फाइनली रिजल्ट क्या बचेगा? 3 हो जाएगा मेरे पास, और ये 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4। तो अब ये नंबर मुझे फाइनली बचा हुआ है, ये कैंसिल्ड हो चुका है। तो अब यहाँ देखना है कि इन दोनों में हायर पावर किसकी है भाई? 5 की पावर 4 है, ये सबसे ज़्यादा पावर है।
इसका मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट आने वाले हैं। इन दोनों केसेस में ये डिफरेंस है। अगर आखिरी में प्रोडक्ट के बाद आखिरी में जीरोज को मुझे देखना है कितने जीरोज होंगे, तो ये पता लगाना है कि 2 और 5 में से सबसे कम पावर किस पर है, और वहीं अगर डेसिमल के बाद कितने डिजिट में जाकर टर्मिनेट होगा, इसको पता लगाने के लिए मुझे जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 के पेयर में जो सबसे ज़्यादा पावर है उसी चूज करना है। यहाँ सबसे पावर ज़्यादा क्या है, पावर 4 है। इसका मतलब यह 4 नंबर के बाद डेसिमल फॉर्म में जाकर यह टर्मिनेट करेगा, 4 प्लेसेस पर जाकर टर्मिनेट करेगा। अब इसका पता अगर सब्जेक्टिवली लगाना है तो कैसे लगाएंगे? अगर इस बात को शो करना है कि भाई कैसे यह जो है 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, तो देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। ये 3 है, 2 पावर 3 है इंटू 5 टू द पावर 4 है। अब करना क्या, मुझे इस पेयर को इक्वल करना, दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 5 पावर 4 है, यहाँ 2 पावर 3 है। अगर एक 2 मैं इसको डाल दूंगा तो ये भी 2 पावर 4 हो जाएगा। तो ऐसा मैं करता हूँ कि इसको ऊपर और नीचे नहीं, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 2 यहाँ हो जाएगा 6, और ये 2 इस 2 में मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 पावर 4 होगा, और यहाँ भी 5 पावर 4 है। और अब फाइनली अगर मैं बात करूँ तो 6 पर ये दोनों पावर 4 अब कॉमन हो जाएंगे, और 2 और 5 एक साथ ऐसे मल्टीप्लाई में लिखकर पावर 4 डाल देना है, और अब ये बचेगा 6/10 पर पावर 4 हो जाएगा मुझे। अब तो तुम देख ही रहो ये 10 पावर 4 हो गया। दैट मीन्स नीचे में 1 पर 4 जीरो, अगर इसको तुम इस तरह से लिख सको तो 6/1 पर 1 2 3 4 जीरोज। तो क्लियर है कि यहाँ 4 जीरोज हैं, इसका मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट होंगे, यानी कि 0.00 एंड 06 ये तुम्हारा आंसर होगा। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं हमारे पास, तो 4 हैं। दैट मीन्स यह जो होगा 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पर जाकर टर्मिनेट हो रहा है। तो यही वो क्वेश्चन है, ये इसका जो है फाइनल आंसर है। और यह आंसर बिना फाइंड किए भी हम यहाँ से पता लगा सकते थे कि 2 और 5 में जिसकी पावर ज़्यादा है उतना ही प्लेस पर जाकर यह टर्मिनेट होगा। इन बातों को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आगे एक दूसरे क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं, तब तक इसे आप लोग नोट कर लें। स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्रेस 1.4 पर रैकरिंग, ये रैकरिंग वाला रिक्वायरिंग डेसिमल्स हैं, और एज ए फ्रैक्शन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है और एज ए फ्रैक्शनल के फॉर्म में लाना है, P/Q के फॉर्म में लाना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, आइए देखते हैं। एट फर्स्ट ये जो 1.4 पर जो रैकरिंग का साइन दिया गया, इसका मीनिंग क्या होता है? तो ये जो 1.4 पर रैकरिंग है, इसका क्या मतलब होता है कि ये 4 इंडलेस है। दैट मीन्स यह क्या है, एक रिपीटिंग डेसिमल है। ये 4 बार बार इस तरह से रिपीट करता जा रहा है और ये कभी खत्म नहीं होगा, ये है इसका मीनिंग। दैट मीन्स यह क्या है, एक रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और हम जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, और अगर रेशनल नंबर होते हैं तो ये P/Q के फॉर्म में आ सकते हैं। तो मुझे इनको P/Q के फॉर्म में लाकर दिखाना है। ओके, तो एट फर्स्ट मेरे सामने जो भी नंबर है इनको मुझे कुछ मान लेना है कि लेट x = 1.4 पर रैकरिंग। ठीक है, तो ये जो है इसको मुझे पता लगाना है। मैंने इसको x ले लिया इसको, ठीक है। ओके, अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना है। ये 2 केसेस लाने हैं मुझे। इन दोनों केसेस को अगर तुम ले आओगे या क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये केसेस क्या है हमारे सामने, तो एट फर्स्ट पहला केस मुझे डेसिमल रैकरिंग के ठीक पहले चाहिए, और दूसरा केस मुझे डेसिमल रैकरिंग के ठीक बाद चाहिए। ये 2 प्लेसेस पे मुझे डेसिमल की ज़रूरत है। एट फर्स्ट रैकरिंग के जस्ट बिफोर एंड रैकरिंग है उसके जस्ट आफ्टर चाहिए। यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारा जो रैकरिंग है वो डेसिमल के ठीक पहले यहाँ दिया गया है, और अब मुझे केवल यानी कि पहला केस जो है जो मुझे लाना है वो मुझे यहाँ दिया हुआ है। तो इसको मुझे इक्वेशन 1 मान लेना है। क्या मान लेना, मुझे इक्वेशन 1 ले लेना है। अब
फर्स्ट टारगेट मेरा पूरा किया हुआ है, रेकरिंग के ठीक पहले डेसिमल है। अब मेरा सेकंड टारगेट क्या है, रेकरिंग के ठीक बाद डेसिमल ले जाना है। तो डेसिमल को कितने प्लेस ले जाना होगा, राइट साइड। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 1 ही प्लेस है 4, यानी 1 प्लेस आगे ले जाना है। अगर मुझे डेसिमल को 1 प्लेस आगे ले जाना है राइट साइड, तो इसका क्या सिस्टम है कि अगर डेसिमल को राइट साइड ले जाना है तो 1 पर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर 1 प्लेस ले जाना है तो 1 पर 1 0, दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर डेसिमल को 2 प्लेस राइट साइड ले जाना है तो 2 0 वाले यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर डेसिमल को 3 प्लेस आगे ले जाना है तो दैट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ मुझे जो सिचुएशन है केवल 1 प्लेस आगे ले जाना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। जो मल्टीप्लाइंग है बोथ साइड बाय 10, यहाँ 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों तरफ x को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। और अगर 1.4 पर रेकरिंग को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसकी 0 1 है, डेसिमल 1 प्लेस आगे एक्सटेंड करके यहाँ आ जाएगा, यानी 14 के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो अब बचेगा क्या, जब डेसिमल यहाँ चला है तो क्या बचा, तो ये 4 पर रेकरिंग है, दैट मीन्स ये 4 खत्म नहीं होने वाला है। मैं केवल एक 4 को क्रॉस किया हूँ, बाकी सारे 4 बचे हुए हैं, यानी कि अब यहाँ 4 आने वाले हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये कितने 4 हैं, इन्फिनाइट नंबर है। कितने 4 है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट से एक अगर कम हो गया तो क्या बचा, तो इन्फिनाइट ही बचेगा। तो यहाँ पर मुझे 4 पर रेकरिंग ही बचेगा। यहाँ पर डेसिमल 1 डिजिट क्रॉस करने के बावजूद भी 4 पर रेकरिंग बचेगा, क्योंकि सारे 4 अभी भी बचे हुए ही हैं। तो इसका मतलब ये आया, रेकरिंग को मैंने क्रॉस कर गया है, एक बार डेसिमल रेकरिंग को पार कर गया है मेरा। अब इसे मैं इक्वेशन 2 मान लूँगा। दोनों ही केस आ चुके हैं, डेसिमल रेकरिंग के ठीक पहले और डेसिमल एक बार रेकरिंग के ठीक बाद आ चुका है। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मुझे कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट। गौर से देखो कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से 1 को माइनस करना है। कैसे करेंगे, तो LHS से LHS माइनस होगा और RHS से RHS माइनस होगा, यानी 10x से इधर x माइनस होगा, वो LHS में लिखेंगे हम लोग। 10x माइनस x को LHS में लिखेंगे और फिर RHS से RHS माइनस करेंगे। दैट मीन्स 14.4 पर रेकरिंग है, इससे माइनस करेंगे 1.4 पर रेकरिंग को हमारा। तो अब यहाँ पर माइनस होकर क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज यहाँ बचेगा मुझे 9x, 10x में से 1x माइनस 1 9x। और 14.4 पर जो रेकरिंग है यहाँ जब माइनस करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, तो डेसिमल के बाद दोनों सेम है, क्या है सेम, तो माइनस करके क्या होगा, वो आ जाएगा 0 और इधर 14 में से 1 माइनस होकर बचेगा 13। तो मेरा तो टारगेट ही यही था, रेकरिंग को खत्म करना। और हम जानते हैं कि जो रेकरिंग होता है वो सेम रेकरिंग वाले जब तक माइनस ना हो रेकरिंग कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए मेरा टारगेट था कि डेसिमल एक बार रेकरिंग के ठीक पहले हो और एक बार रेकरिंग के ठीक बाद हो। ऐसा केसेस लाने में क्या होता है कि डेसिमल के बाद दोनों इक्वल हो जाते हैं और सब्ट्रैक्ट करने से बस 0 हो जाएगा और रेकरिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब मेरे सामने क्या बचा, 9x की वैल्यू आई निकलकर 13 मान ली। तो अब x की वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं, क्या आ रहा है 13/9। x क्या आया मुझे 13/9। x किसको माना था मैंने 1.4 पर रेकरिंग को, दैट मीन्स 1.4 पर रेकरिंग है, इसकी वैल्यू आ चुकी है 13/9। ये जो है वो मेरा सॉल्यूशन है, ये मेरा हुआ सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से जो हमारे रेकरिंग वाले नंबर हैं इसको P/Q के फॉर्म में लाया जा सकता है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और तब तक आप लोग इसे नोट कर लें। स्टूडेंट्स, हमारे सामने फिर वही एक क्वेश्चन है। इस बार मैंने क्या लिया है कि जो हमारी रेकरिंग है ना वो डेसिमल के सेकेंड प्लेस पर है और इस क्वेश्चन को भी मुझे एज ए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो मुझे वही टारगेट रखना होगा कि एक बार रेकरिंग डेसिमल के ठीक पहले लाना है और एक बार अपने डेसिमल को रेकरिंग के ठीक बाद ले जाना है। यानी डेसिमल एक बार रेकरिंग के ठीक पहले यहाँ लाना होगा और एक बार रेकरिंग के ठीक बाद यहाँ लाना होगा। तो एट फर्स्ट जो भी मुझे नंबर है उसको कुछ लेट कर लेते हैं कि लेट इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो लेट 2.2/4 पर रेकरिंग, इसको क्या मानना है मुझे, x ले लेना है। तो इस तरह से लिख सकते हैं लेट x इज इक्वल टू 2.2
टू 4 पर रेकरिंग। ओके, अब मेरा टारगेट क्या है कि डेसिमल को यहाँ लाना है। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब डेसिमल को यहाँ लाना है मुझे, तो कितना प्लेस ले जाना है, क्योंकि रेकरिंग के ठीक पहले लाना है, एक प्लेस आगे ले जाना। 1 प्लेस के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये 22.4 पर रेकरिंग होगा। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया इसको ना, तो यहाँ लिख दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साथ। और ये जो कंडीशन आया है मेरे सामने, रेकरिंग के ठीक पहले जो डेसिमल है, इसको कोई इक्वेशन मान लो इसको इक्वेशन 2 लेके चलते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है कि रेकरिंग के ठीक पहले डेसिमल मेरा आ चुका है। अब मेरा अगला टारगेट है कि डेसिमल को रेकरिंग के ठीक बाद यहाँ लाना है। तो यहाँ से देखो, मुझे जो भी काम करना है वो इक्वेशन 1 में करना है मुझे, या 2 में भी कर सकते हैं। अगर 2 को लेंगे तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर 1 को लेंगे तो 2 प्लेस आगे ले जाने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन 1 ही चूज करते हैं, और इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि रिजल्ट के रूप में क्या होगा, ये डेसिमल 2 प्लेस एक्सटेंड करके यहाँ आ जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो x को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 100x होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, 224 के बाद होगा, तो 224 के बाद अपना डेसिमल दे दो। और क्या ये रेकरिंग खत्म होगा क्या, मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था ये कितने 4 हैं, तो इन्फिनाइट हैं, और इन्फिनाइट में अगर एक कम हो जाए तो बचेगा क्या, अगर ओशियन से एक ड्रॉप ले लिया जाए तो क्या बचेगा, तो ओशियन ही बचेगा। दैट मीन्स यहाँ जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ 4 है उससे अगर एक 4 को कम कर दिया जाए तो भी इन्फिनाइट ही रहेंगे, इसलिए कर यहाँ 4 पर रेकरिंग ही लिखना होगा मुझे। ओके, अब ये जो है, ये मैंने क्या किया कि मल्टीप्लाई किया अगेन, तो ये जो मल्टीप्लाइंग है मेरा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ इन इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूं चूंकि 2 इक्वेशन आ चुके हैं मेरे सामने, और यह जो है इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूं। तो ये है वे मेरे 2 केसेस, एक बार रेकरिंग के ठीक पहले डेसिमल और एक बार रेकरिंग के ठीक बाद डेसिमल आ चुका है। इन दोनों ही इक्वेशन को मुझे क्या करना होगा, अब सब्ट्रैक्ट। ओके, तो सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को फ्रॉम 3 से, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से 2 को माइनस कर लेता हूं। तो जब माइनस करूंगा तो क्या होगा, LHS से LHS माइनस और RHS से RHS को माइनस, तो 100x माइनस 10x यहाँ लिखना होगा, 100x माइनस 10x लिखना होगा, और वहाँ लिखना होगा 224.4 पर रेकरिंग माइनस 22.4 पर रेकरिंग। ओके, यहाँ जब माइनस करोगे 100 में से 10 क्या आएगा, 90x आएगा, और यहाँ जब माइनस करोगे तो देख लो डेसिमल के बाद दोनों सेम है, दैट मीन्स रेकरिंग का काम खत्म होने वाला है, और डेसिमल के बाद दोनों सेम होने के कारण रिजल्ट क्या बचेगा, माइनस होकर 0। ओके, और उसके बाद अब क्या बचेगा, 4 में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो 2 आएगा, 2 में से 2 को माइनस कर रहे हैं 0 आएगा, एंड फाइनली यहाँ 2 बचेगा। अब जो है मुझे यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 90 को दूसरी ओर ट्रांसफर करते हैं, और x की जो रिजल्ट आती है वो आती है 202/90। ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल है। एट फर्स्ट हम इसे 2 से डिवाइड कर लें, 2 से ये 101 टाइम्स एंड 2 से ये 45 टाइम्स, और जो फाइनल रिजल्ट क्या आया 101/45। तो ये जो है x की वैल्यू आई है। x मेरा प्रॉपर क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन x किसको माना था मैंने, 2.2 एंड 4 पर रेकरिंग को, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है। देयरफॉर यहाँ हम लिख दें कि हैंस 2.2 एंड 4 पर रेकरिंग की रिजल्ट आई 101/45। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के बहुत प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से करें। हमारे अगले वीडियो में हम इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चनों को लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम नंबर की इरेशनलिटी को प्रूफ करेंगे और शो भी करेंगे। और आप लोग वीडियो पर कमेंट जरूर भेजें, अगर किसी प्रकार की वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है अंडरस्टैंडिंग में तो आप कमेंट हमें भेज सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में।
और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें हमें, और ताकि हम ऐसे वीडियोज़ को आपके सामने लेकर आ सकें। तब तक के लिए दैट्स ऑल।